नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूथ स्टडी अड्डा में। मैं अंकुर आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ हिंदी का पाठ 2 वर्ड और वर्णमाला। तो बिना समय गवाए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं वर्ड तथा वर्णमाला। अब देखिए यहाँ पे वर्ड क्या है। तो संरचना की दृष्टि से वर्ड जो है वो भाषा की सबसे छोटी इकाई है। संरचना की दृष्टि से वर्ड भाषा की सबसे छोटी इकाई है। वर्ड वह मूल ध्वनि होती है जिसका विभाजन संभव न हो, जैसे क, ख, अ, ई, उ इत्यादि। ये सब क्या है? ये सब वर्ड है। तो एक बात समझ में आ गया कि वर्ड क्या है। तो वर्ड जो है वो भाषा की सबसे छोटी इकाई है, या दूसरे शब्दों में कहें तो वर्ड जो है वह मूल ध्वनि है जिसका विभाजन संभव न हो सके। ठीक है। अच्छा, वर्ड के उच्चारण समूह को वर्णमाला कहते हैं। अर्थात वर्डों का जो एक उच्चारण का समूह होता है उसे ही हम वर्णमाला के नाम से जानते हैं। ठीक है। चलिए, अक्षर। अक्षर जो है वर्डों का वह समूह जिसका उच्चारण एक झटके में किया जाता है उसे अक्षर कहते हैं। अर्थात मतलब ऐसे जो वर्ड होते हैं जो एक झटके में उच्चारित कर लिए जाते हैं उन्हें अक्षर कहते हैं, जैसे क, ख, अ, ई, च, प इत्यादि। जैसे देखिए ये जो क है ना, क ये अक्षर है। ठीक है। अब ये बनता कैसे है? तो ये क जब ऐसे रहेगा, क धन अ, तो मिलके क्या बनेगा? क। ठीक है। तो इसी तरह जो जो अक्षर होते हैं उनमें स्वर जो होता है वो निहित होता है। ठीक है। बात समझ में आ गई? चलिए, अच्छा अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं कि सभी स्वर ध्वनियाँ वर्ड या अक्षर दोनों में शामिल की जा सकती हैं। अर्थात कहने का मतलब ये है कि जितनी भी स्वर ध्वनियाँ हैं उन्हें वर्ड और अक्षर दोनों में से दोनों कहा जा सकता है। ठीक है। अच्छा, दूसरा फैक्ट है कि लेखन के आधार पर सभी स्वर ध्वनियाँ वर्ड कहलाती है। अर्थात जब भी हम लिखते हैं तो जितनी भी स्वर ध्वनियाँ होती हैं वो क्या कहलाती है? वो वर्ड कहलाती है। ठीक है। तीसरा पॉइंट है कि उच्चारण के आधार पर सभी स्वर ध्वनियाँ अक्षर कहलाती है। मतलब जब हम लिखते हैं तो क, ख, ग, अ, ई, उ जो ये सारी ध्वनियाँ हैं वो वर्ड कहलाती हैं। लेकिन जब हम उनको बोलते हैं मतलब उच्चारण करते हैं तो वो सभी सभी जो स्वर ध्वनियाँ हैं उन्हें अक्षर कहते हैं। ठीक है। चौथा पॉइंट है कि कोई भी व्यंजन ध्वनि यदि हलंत के रूप में लिखी हो तो वर्ड, और बिना हलंत के लिखी हो तो अक्षर। जैसे यहाँ पे देखिए क, अब इसके नीचे ऐसे हलंत लगा दिया गया तो ये क्या होगी? वर्ड होगी। और अगर इसको ऐसे लिख दिया गया तो ये क्या हो जाएगी? तो ये अक्षर हो जाएगी। समझ में आया? चलिए, वर्ड के भेद। तो वर्ड के भेद क्या कितने होते हैं? तो हिंदी वर्ड माला के अनुसार वर्ड के 2 भेद होते हैं, स्वर तथा व्यंजन। पहला जो है वो है स्वर और दूसरा है आपका व्यंजन। तो जो हिंदी वर्णमाला है उसके अनुसार वर्ड के 2 भेद होते हैं, स्वर तथा व्यंजन। ठीक है। चलिए देखिए, पहला है क्या? स्वर वर्ड। स्वर वर्ड मतलब, अब इसकी परिभाषा देख लेते हैं। जब किसी ध्वनि के उच्चारण के दौरान हमारे फेफड़ों से उठी हुई श्वास वायु मुख में आकर बिना किसी रुकावट के बाहर निकल जाती है तो उसे स्वर कहते हैं या स्वर वर्ड कहते हैं। फिर से देख लीजिए, जब किसी ध्वनि के उच्चारण के दौरान हमारे फेफड़ों से उठी हुई श्वास वायु मुख में आकर बिना किसी रुकावट के बाहर निकल जाती है तो उसे स्वर कहते हैं। अच्छा, एक दूसरी परिभाषा अब देखिए, अथवा वे वर्ड जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है स्वर कहलाते हैं। ठीक है। अब इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या है कि हिंदी वर्णमाला में स्वरों की जो कुल संख्या है वो कितनी है? तो 11 है। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या 11 है। वो कौन कौन से हैं? तो वो है अ, आ, ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ऐ, उ और औ। ये 11 जो हैं वो क्या है? हिंदी वर्णमाला के स्वर है। ठीक है। चलिए, अब कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं इसके बारे में।
तो संस्कृत भाषा मूल रूप से 9 स्वर एवं कुल 13 स्वर ध्वनियाँ प्रयुक्त होती है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि जो संस्कृत भाषा है जिससे हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई है, तो उस संस्कृत भाषा में मूल रूप से 9 स्वर होते हैं, ठीक है। अच्छा, और कुल कितने ध्वनियाँ होती हैं, तो कुल 13 स्वर ध्वनियाँ होती हैं, ठीक है। जैसे कि अ से लेके अह तक, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए पाली तथा प्राकृत भाषा में 10 स्वर ध्वनियाँ शामिल की गई हैं। पाली और प्राकृत भाषा जो है उसमें 10 स्वर ध्वनियाँ शामिल की गई हैं। वो ध्वनियाँ हैं अ, आ, छोटी ई, बड़ी ई, उ, बड़ा उ, ए, उ और औ। ये 10 ध्वनियाँ जो हैं वो पाली तथा प्राकृत भाषा में स्वर के रूप में शामिल की गई हैं। अब देखिए तीसरा फैक्ट है कि अपभ्रंश में 8 स्वर ध्वनियाँ शामिल की गई हैं। अपभ्रंश जो है उसमें 8 ध्वनियाँ शामिल की गई हैं। तो वो है अ, आ, छोटी ई, बड़ी ई, उ, बड़ा उ, ए और ओ। ये 8 ध्वनियाँ जो हैं वो अपभ्रंश में शामिल की गई हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं स्वरों का वर्गीकरण। तो स्वरों का वर्गीकरण मुख्यतः 5 प्रकार से किया गया है, जिसमें से पहला है मात्रा काल के आधार पर, दूसरा उच्चारण के आधार पर, तीसरा जिह्वा के उत्तातित भाग के आधार पर, चौथा है आपका ओष्ठों की गोलाई के आधार पर, पांचवा है मुखाकृति के आधार पर, ठीक है। तो जो स्वरों का वर्गीकरण है आपको समझ में आ गया कितने प्रकार से है। तो स्वरों का वर्गीकरण जो है वो 5 प्रकार से है। कौन कौन से? तो पहला जो है हमारा मात्रा काल के आधार पर, दूसरा जो है वो पहला जो है हमारा मात्रा काल के आधार पर, दूसरा है उच्चारण के आधार पर, तीसरा जिह्वा के उत्तातित भाग के आधार पर, चौथा ओष्ठों की गोलाई के आधार पर और पांचवा मुखाकृति के आधार पर, ठीक है। चलिए अब इनमें से पहला पढ़ते हैं मात्रा काल के आधार पर। मात्रा काल के आधार पर जो स्वर है वो कैसे हैं? तो मात्रा काल के आधार पर किसी भी स्वर के उच्चारण में लगने वाले समय की मात्रा कहते हैं। अर्थात जब किसी स्वर का जब हम उच्चारण करते हैं तो उसमें जो समय लगता है उसे ही हम क्या कहते हैं? मात्रा कहते हैं, अर्थात मात्रा काल, ठीक है। मात्रा काल के आधार पर स्वर जो हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। जिसमें से पहला है हर्ष स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर और तीसरा प्लुत स्वर, ठीक है। समझ में आया? फिर से देख लीजिए कि किसी भी स्वर के उच्चारण में लगने वाले समय की को मात्रा कहते हैं, ठीक है। मात्रा काल के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। पहला जो है हर्ष स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर, तीसरा प्लुत स्वर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मात्रा काल के आधार पर जो है वो स्वरों का वर्गीकरण सर्वप्रथम महर्षि पाणिनि की पुस्तक अष्टाध्यायी में मिलता है। तो ये कभी कभी क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि अष्टाध्यायी के रचयिता कौन है, तो वो है महर्षि पाणिनि, ठीक है। तो मात्रा काल के आधार पर जो स्वरों का वर्गीकरण है वो सर्वप्रथम कहाँ मिला था? तो महर्षि पाणिनि की पुस्तक अष्टाध्यायी में मिलता है, ठीक है। चलिए अब आते हैं पहला, इसमें से जो पहला प्रकार है वो क्या है? हर्ष स्वर। तो हर्ष स्वर किसे कहते हैं? तो जब किसी स्वर के उच्चारण में सामान्य समय लगता है तो वह स्वर हर्ष स्वर कहा जाता है, ठीक है। साथ जब जब जिस स्वर को जब उच्चारण हम करते हैं और बहुत सामान्य समय में ही वह उच्चारित भी हो जाए तो वो जो स्वर होता है वो हर्ष स्वर कहा जाता है। अच्छा, हिंदी वर्णमाला में कुल 4 हर्ष स्वर है, ओ, छोटी ई, छोटा ऊ और री। तो क्वेश्चन कभी कभी ऐसे आ जाता है कि हिंदी वर्णमाला में कितने हर्ष स्वर है? तो कितने हैं? तो 4 हर्ष स्वर है, ठीक है। चलिए अब इसके बारे में हम फैक्ट देख लेते हैं। फैक्ट क्या है कि जो हर्ष स्वर है उसे एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं। तो कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं कि एक मात्रिक स्वर किसे कहते हैं? तो एक मात्रिक स्वर कहते हैं हर्ष स्वर को, ठीक है। अब चलिए दूसरा क्या, व्याकरण में सबसे पहले इनकी रचना होने के कारण इन्हें मूल स्वर भी कहते हैं।
अर्थात जो हर्ष स्वर है उनकी रचना व्याकरण में सबसे पहले हुई थी, इसलिए ये जो हर्ष स्वर है इन्हें मूल स्वर भी कहा जाता है। ठीक है, समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं दूसरा। दूसरा क्या है हमारा? दीर्घ स्वर। चलिए, दीर्घ स्वर क्या है? तो जब किसी स्वर के उच्चारण में सामान्य से दुगना समय लगे तो वह स्वर जो है वो दीर्घ स्वर कहा जाता है। फिर से देख लीजिए, जब किसी स्वर के उच्चारण में सामान्य से दुगना समय लगे तो वह स्वर जो है वो दीर्घ स्वर कहा जाता है। अच्छा, हिंदी वर्णमाला में 7 दीर्घ स्वर है। हिंदी वर्णमाला में कितने दीर्घ स्वर हैं? तो वो 7 दीर्घ स्वर है। ठीक है, कौन कौन से? तो आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, उ, औ। तो ये जो 7 दिख रहे हैं ना, ये सातों क्या हैं? तो ये सातों हिंदी वर्णमाला के 7 दीर्घ स्वर है। ठीक है, समझ में आया? तो क्वेश्चन कैसे पूछता है कि हिंदी वर्णमाला में कितने दीर्घ स्वर है? तो 7 दीर्घ स्वर है। ठीक है, चलिए अब इनके बारे में कुछ फैक्ट देख लेते हैं। तो फैक्ट क्या है कि देखिए, जो दीर्घ स्वर है इसे द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं। अब द्विमात्रिक क्यों कहते हैं? क्योंकि इन स्वरों की जो रचना होती है ना, वो 2 मात्राओं के संयोग से होती है। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, इनकी रचना जो है वो 2 स्वरों के संयोग से होती है, तो इसे संयुक्त स्वर भी कहते हैं। तो कभी क्वेश्चन ऐसे भी पूछ देता है कि संयुक्त स्वर किसे कहते हैं या द्विमात्रिक स्वर किसे कहते हैं? तो संयुक्त स्वर या द्विमात्रिक स्वर पूछे तो उसे हम बताएंगे क्या? दीर्घ स्वर। और हिंदी वर्णमाला में कितने दीर्घ स्वर है? तो हिंदी वर्णमाला में कुल 7 दीर्घ स्वर है। ठीक है, अब देखिए इनकी रचना कैसे होती है। तो जो आ है वो ओ और धन अ के मिलने से बनता है। बड़ी ई है वो ई धन ई के मिलने से बनती है। बड़ा ऊ जो है वो ऊ धन ऊ से के मिलने से बनती है। तो ये कुल 6 के मिलने से बनती है। तो इसे क्या कहते हैं? समानाक्षर कहते हैं। ठीक है, अब देखिए ए जो है ए, तो वो अ और ई के संयोग से बनती है। ऐ जो है वो अ धन ए के संयोग से बनती है। ओ जो है वो अ धन उ के संयोग से, तथा औ जो है वो अ धन ओ के संयोग से बनती है। ये कुल 4 ध्वनियाँ हैं। ठीक है, ठीक है, समझ में आया? तो इसे संध्याक्षर कहते हैं। समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो है वो है हमारा प्लुत स्वर। तो प्लुत स्वर क्या है? तो हिंदी वर्णमाला में ऐसा कोई भी जो स्वर है वो प्लुत स्वर है ही नहीं, लेकिन फिर भी इसकी एक परिभाषा ऐसे दी गई है कि जब किसी स्वर के उच्चारण में सामान्य से 3 गुना समय लगता है तो उसे प्लुत स्वर कहा जाता है। मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि जब सामान्य समय लगता था तो वो हर्ष स्वर था। जब सामान्य से अधिक समय मतलब दुगना समय लगा तो वो दीर्घ स्वर। अब जब सामान्य से 3 गुना समय लगेगा तो वो क्या होगा? वो प्लुत स्वर होगा। ठीक है, समझ में आया? चलिए अब इसका दूसरा पॉइंट पढ़ते हैं। क्या कि अभी तो था मात्रा काल के आधार पर, अब आते हैं उच्चारण के आधार पर स्वर। तो उच्चारण के आधार पर जो स्वर होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, अनुनासिक तथा अनुनासिक। ठीक है, उच्चारण के आधार पर जो स्वर हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। पहला है अनुनासिक तथा दूसरा है अनुनासिक। ठीक है, चलिए तो इसके बारे में देखते हैं। अनुनासिक स्वर। अनुनासिक स्वर क्या है? तो अनुनासिक स्वर जो है जब किसी स्वर का उच्चारण करते समय, ठीक है, जब किसी स्वर का उच्चारण करते समय श्वास वायु जो है वो मुख एवं नासिका दोनों से बाहर निकलती है तो उसे अनुनासिक स्वर कहा जाता है। फिर से देखिए, जब किसी स्वर के उच्चारण करते समय श्वास वायु मुख एवं नासिका दोनों से बाहर निकलती है तो उसे अनुनासिक स्वर कहते हैं। जैसे ओ, आ, चंद्रबिंदी लगी हुई है, जब ये इस तरह से लिखे हों तो ये जो है होंगे वो अनुनासिक स्वर कहे जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अनुनासिक स्वर। अनुनासिक स्वर क्या है?
तो अनानुनासिक स्वर वे स्वर होते हैं जिनका उच्चारण करते समय श्वास वायु केवल व केवल मुख से निकलती है। अर्थात जिन स्वरों के उच्चारण समय श्वास वायु केवल मुख से निकलती है उन्हें अनुनासिक स्वर कहते हैं। जैसे अ, आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ए, ऐ, उ और औ। तो जब ये सामान्य रूप में लिखे हैं तो ये क्या है, अनानुनासिक है, और जब इनके ऊपर चंद्र बिंदी लगा के लिखी गई है तो वो क्या है, अनुनासिक स्वर है। ठीक है, चलिए अब इसका तीसरा पार्ट देखते हैं। ओष्ठों की गोलाई के आधार पर, ओष्ठों की गोलाई के आधार पर, ओष्ठों की गोलाई के आधार पर जो स्वर है वो दो प्रकार के माने जाते हैं। पहला जो है वो वृत्ताकार या वृत्तमुखी स्वर। इन स्वरों के उच्चारण करने पर जो होठ का आकार है वो लगभग गोल हो जाता है। अर्थात जो वृत्ताकार या वृत्तमुखी स्वर होते हैं उनके उच्चारण के समय जो हमारे होठों का आकार है वो गोल हो जाता है। जैसे ऊ, बड़ा ऊ, औ। तो इनके जब उच्चारण हम करते हैं तो यह जो हमारे होठ है वो लगभग गोल हो जाते हैं, इसलिए इन्हें वृत्ताकार या वृत्तमुखी स्वर कहते हैं। दूसरा है क्या, अवृत्ताकार स्वर। अवृत्ताकार मतलब जिन स्वरों के उच्चारण के समय जो हमारे होठ है वो गोल न होकर ऊपर नीचे इधर उधर फैल जाते हैं, तो उनको हम कहते हैं अवृत्ताकार स्वर। जैसे अ, आ, ई, बड़ी, ए, ऐ, ये जो है ये क्या है, ये अवृत्ताकार स्वर है। ठीक है, समझ में आया। चलिए अगला देखते हैं। अब आते हैं चौथा। चौथा क्या है, तो चौथा जिह्वा के उत्ताथित भाग के आधार पर, अर्थात जो हमारी जीभ है उसके उठे हुए भाग के आधार पर जो स्वर है वो कितने हैं। तो जिह्वा के उत्ताथित भाग के आधार पर स्वर जो हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, इनमें से पहला जो है वह है अग्रस्वर। अग्रस्वर में क्या होता है कि इस प्रकार के स्वरों के उच्चारण में जीभ का जो अगला हिस्सा होता है, मतलब आगे का भाग, वो सर्वाधिक कंपन करता है। तो अग्रस्वर कौन कौन से हैं, तो ये अग्रस्वर 4 हैं। छोटी ई, बड़ी ई, ए और ए, ये 4 जो हैं वो अग्रस्वर होते हैं। अब उसके बाद है मध्य स्वर। मध्य स्वर अर्थात इस प्रकार के स्वरों के उच्चारण में जो है जिह्वा के मध्य भाग में सर्वाधिक कंपन होता है। ठीक है, मध्य स्वर जो है उनके उच्चारण के समय जो जिह्वा का मध्य भाग होता है वहां पे सर्वाधिक कंपन होता है, इसलिए उन्हें मध्य स्वर कहते हैं। ठीक है, जैसे मध्य स्वर क्या है, तो मध्य स्वर केवल एक है, वो है अ। ठीक है, चलिए अब आते हैं तीसरा पश्च स्वर। पश्च स्वर में क्या होता है कि जो जीभ का पिछला हिस्सा होता है वो सबसे अधिक कंपन करता है, अर्थात जीभ के पीछे वाले भाग में सर्वाधिक कंपन होता है। ये पश्च स्वर कौन कौन से, तो आ है, छोटा ऊ है, बड़ा ऊ, ओ तथा औ। ये जो 5 हैं ये क्या है, ये पश्च स्वर कहे जाते हैं। ठीक है, अब आते हैं पांचवा। पांचवा क्या है, तो पांचवा है हमारा मुखाकृति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। तो मुखाकृति के आधार पर स्वर का वर्गीकरण करते हैं तो क्या होता है, तो मुखाकृति के आधार पर जो स्वर हैं उनके 4 भेद होते हैं। ठीक है, जिसमें से सबसे पहला है संवृत स्वर, संवृत स्वर, दूसरा विवृत स्वर, तीसरा अर्ध संवृत स्वर तथा चौथा है अर्ध विवृत स्वर। ठीक है, तो अब इसमें से सबसे पहला देखते हैं क्या, संवृत स्वर। संवृत स्वर क्या है कि संवृत स्वरों के उच्चारण के दौरान जो मुख है उसका सबसे अल्प भाग, मतलब अत्यंत अल्प भाग में जो मुख है वो खुलता है। अर्थात जो ई, बड़ी ऊ तथा बड़ा ऊ हैं ये 4 जो हैं ये क्या है, संवृत स्वर है। इनके उच्चारण के दौरान जो हमारा मुख है वो बहुत ही कम मात्रा में खुलता है। दूसरा हमारा है विवृत स्वर। विवृत स्वर के उच्चारण के दौरान जो हमारा मुख है वो सबसे ज्यादा खुलता है। तो विवृत स्वर केवल और केवल क्या है, एक है, आ। ठीक है, अब आता है अर्ध संवृत स्वर। अर्ध संवृत स्वर के उच्चारण के द्वारा जो हमारा मुख है वो संवृत स्वरों के उच्चारण से थोड़ा अधिक खुलता है। ठीक है, जैसे देखिए जो अर्ध संवृत स्वर है वो कितने हैं,
तो वो केवल और केवल दो हैं, ए तथा ओ। ठीक है, इनके अर्ध समृद्ध स्वरों के उच्चारण के दौरान जो मुख है वो समृद्ध स्वरों के उच्चारण से थोड़ा ज्यादा खुलता है। ठीक है, अब आते हैं चौथा, अर्धविवृत स्वर। अर्धविवृत स्वर के उच्चारण के दौरान जो मुख है वो विवृत स्वरों के उच्चारण से थोड़ा कम खुलता है। और ये कौन कौन से हैं? तो ये तीन है, ऐ, औ तथा अ। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। कल फिर इसी चैप्टर के दूसरे पार्ट के साथ आप लोग के बीच फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।